आज मैं इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान भारतीय संविधान के भागों की चर्चा करूंगा। जैसा कि आपको पता होगा कि भारतीय संविधान जब इसका निर्माण हुआ था तो उसमें भारतीय संविधान में कुल 22 पार्ट्स थे, कुल 22 भाग थे। लेकिन बाद में इसमें कुछ परिवर्तन हुए और वर्तमान स्थिति ये है कि पूरे जो भागों की संख्या 22 से बढ़कर 25 हो गई है, जो कि सीरियली नंबर्ड नहीं है। जैसा कि आपको पता होगा कि भाग तीन जो है मौलिक अधिकारों के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, और भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। लेकिन भाग 4A जिसको 4 बोलते हैं वो मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। तो आप देख रहे हो कि सीरियल नंबर 4 के बाद 5 होना चाहिए, क्योंकि बाद में जोड़े गए इसलिए बीच में 4A हो गया है। तो हम सबसे पहले हम बताएंगे भारत देश के बारे में। तो भारतीय इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की बात की जाए तो इसके पूरा जो विवरण है वो भारतीय संविधान में वर्णित है, और भारतीय संविधान के भाग 1 से लेकर 25 तक इसके बारे में विवरण मिलता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि किसी भी राष्ट्र, राज्य या किसी भी देश के भूभाग के बारे में। तो अगर किसी भी देश के भूभाग के बारे में बात करते हैं तो हम अगर भारत का संदर्भ लें तो इंडिया का जो पूरा भूभाग है, तो आपने सुना होगा कि भारत में बहुत सारे राज्य हैं और फिर केंद्र शासित प्रदेश है, स्टेट्स हैं ना, यूटीज, यूनियन टेरिटरीज हैं। तो इसके बारे में विवरण कहाँ मिलेगा? तो संविधान के भाग 1 में मिलेगा। और इस भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद आर्टिकल 1 to 4 के अंतर्गत कि कितने स्टेट है, इनका क्षेत्र कहाँ कहाँ है। तो जैसा कि आपको पता हो कि वर्तमान में भारतीय संविधान के अंदर जो वर्णित भाग 1 के अंतर्गत कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा भाग जो है किसी भी देश में नागरिक हैं, नागरिकता का प्रावधान। तो भारतीय संदर्भ में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर सिटीजनशिप की बात की जाए तो सिटीजनशिप के बारे में भाग 2 में वर्णित है, और भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसका डिटेल्ड विवरण है, डिटेल्ड में बताया गया है। और कैसे नागरिकता प्राप्त की जाए, कैसे नागरिकता का अंत होगा, सबके बारे में इसी में चर्चा है कि पार्लियामेंट को किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकता से जुड़े कानून बनाने का अधिकार है। फिर उसी तरह भाग 3, तो भारतीय राष्ट्र या भारतीय राष्ट्र राज्य या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का अगर स्वरूप की बात किया जाए तो ये मिश्रित स्वरूप है, क्योंकि इसमें आप उदारवादी राज्य लिबरल स्टेट का भी गुण देख सकते हैं, कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट का भी गुण देख सकते हैं, और साथ साथ समाजवादी राष्ट्र का भी गुण देख सकते हैं, जो कि संविधान में भी दिखता है। तो इस प्रकार मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि भारत सिर्फ अगर हम बोलें कि एक उदारवादी राज्य है तो गलत होगा, भारत एक कल्याणकारी राज्य तो फिर भी गलत होगा, भारत एक समाजवादी राज्य तो फिर भी गलत होगा। भारत के अंदर इन तीनों राज्य के तत्वों को देखा जा सकता है। जैसा कि आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 मूलभूत अधिकार, जिसको फंडामेंटल राइट्स भी बोलते हैं, उसमें लिबरल स्टेट के फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं, और इस फीचर्स को आप आर्टिकल 12 से लेकर 35 के अंतर्गत देख सकते हैं। उसी तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगर कल्याणकारी स्वरूप, कल्याणकारी प्रकृति के बारे में चर्चा की जाए तो वो संविधान के भाग 4 यानी कि नीति निर्देशक तत्व के अंदर देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार अगर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के समाजवादी स्वरूप की चर्चा की जाए तो इसको आप भाग 4A में देख सकते हैं, भाग 4A में देख सकते हैं, जो है फंडामेंटल ड्यूटी। क्योंकि किसी भी समाजवादी देश में अपने नागरिकों से कुछ ड्यूटी उन पे इम्पोज किया था कि आप एक भारत किसी देश के नागरिक होने के कारण आपका ये कर्तव्य बनता है। तो ऐसे राष्ट्र को हम समाजवादी राष्ट्र कहते हैं। तो इस प्रकार भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत अगर यह भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को देखें तो इसमें तीनों स्वरूप मौजूद हैं। अब इससे जुड़े सभी सवालों की चर्चा करेंगे, क्योंकि सवाल बहुत ज़रूरी हैं। तो इसमें आज सबसे पहला सवाल, इस सवाल को बहुत ध्यान से आप पढ़ें और पॉज करके आप आंसर दे सकते हैं। संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की अवधारणा निहित है? तो आप इस सवाल को पॉज करें और उसका आंसर दें। इसका सही उत्तर, जैसा कि मैंने पहले ही
बताया कि भारतीय संविधान में वेलफेयर स्टेट की जो अवधारणा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट है, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है ना। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? ए अनुच्छेद 23, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 19, डी अनुच्छेद 18। आप इसको पॉज करके इसका जवाब दें। तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 18 मीन्स अनुच्छेद 18। आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों की अंत की बात की गई है कि जैसे कोई उपाधि ऐसे जैसे वीर बहादुर, राम सिंह, कुछ ऐसे नाम, जिससे कोई एक विशेष मतलब व्यक्ति के विशेष बनाने वाले उपाधियों का अंत की बात की, एंड ऑफ टाइटल्स की बात की गई। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए उपलब्धि और उपाधि में अंतर है। तो उपलब्धि क्या होगी? जैसे कि आप अगर पढ़ाई करके डॉक्टरेट हासिल कर लें या आपने राष्ट्र सेवा में बहुत अच्छा काम किया तो पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये सभी चीजें होते हैं। तो ये आपकी उपलब्धियां, उपाधि नहीं है। इस प्रकार अनुच्छेद 18 के अंतर्गत इन मतलब उपलब्धियों की चर्चा की गई है और इनको आप टाइटल के अंतर्गत, उपाधि के अंतर्गत उपाधि नहीं समझेंगे, इनको उपलब्धि समझा जाएगा। जैसा कि अगर इंडियन आर्मी में कोई मेजर है तो अपने नाम के अगर मेजर लगाएगा, मेजर राम सिंह या मेजर जो भी नाम हो। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ए शिक्षा का अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी स्वतंत्रता का अधिकार, डी संपत्ति का अधिकार। इसका सही जवाब है, पॉज करके आप दीजिए, इसका सही जवाब है संपत्ति का अधिकार। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में इस अधिकार को हटा के एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस प्रकार इस सवाल का सही जवाब है संपत्ति का अधिकार। और कुल मौलिक अधिकार प्रारंभ में 7 थे और अब मात्र 6 रह गए हैं। अगला सवाल है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको दिया गया? ए सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, बी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, सी प्रधानमंत्री, डी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। इस सवाल का जवाब बताएं, पॉज करके आप सही आंसर बताएं। इसका सही जवाब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। क्यों? आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 32 के हिसाब से मौलिक अधिकारों के इन्फ्रिंजमेंट पे, हनन होने पे सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा। और आर्टिकल 226 मतलब अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता तो किसी राज्य के हाई कोर्ट अपने ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत उस पर सुनवाई करेगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य तथा संघीय क्षेत्र हैं? जैसा कि मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बता दिया हूं, तो इस सवाल का जवाब दें। ए 25 राज्य तथा 9 संघीय क्षेत्र, बी 24 राज्य तथा 7 संघीय क्षेत्र, सी 28 राज्य तथा 9 संघीय क्षेत्र, डी 21 राज्य तथा 11 संघीय क्षेत्र। इसका सही जवाब दें पॉज करके। इसका सही जवाब है 28 राज्य तथा 9 संघीय क्षेत्र मतलब 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरी। जैसा कि आपको पता होगा कि हाल ही में जम्मू कश्मीर को एक राज्य से यूटी बना दिया गया। तो पहले 29 राज्य हुआ करता था, तो राज्य घट के 28 हो गया और केंद्र शासित प्रदेश 7 थे, तो एक राज्य को, जम्मू कश्मीर को 2 यूटी में डिवाइड कर दिया गया। तो इस प्रकार 7 से 9 यूटी हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, संविधान भारतीय संघ को क्या नाम प्रदान करता है? ए इंडिया अथवा भारत, बी इंडिया अथवा भारतवर्ष, सी इंडिया अथवा हिंदुस्तान, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब दें पॉज करके। इसका सही जवाब है इंडिया अथवा भारत। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा कि पार्ट वन जैसा कि उसमें बताया मैंने कि स्टेट और यूटीज के बारे में पूरा डिटेल्ड चर्चा है। तो आर्टिकल फर्स्ट पार्ट मतलब संविधान के भाग 1 के आर्टिकल 1 में ही ऐसा लिखा है, इंडिया अथवा भारत। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में कितनी बार संशोधन किए गए हैं? तो इसका सही जवाब दें। ए मात्र एक बार, ओनली 1, बी 2 टाइम्स, 3 टाइम्स
टिल नाउ अभी तक नहीं किया गया। इसका जवाब दें पॉज करके। इसका सही जवाब है केवल एक बार, केवल एक बार। और ये जो संशोधन जो किया गया 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया। इन 1976 42nd constitutional amendment has been done in which the preamble has been amended and means few words has been added like socialist, समाजवादी, secularism and unity and integrity को ऐड किया गया। अगला सवाल है कि पहली बार प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया। ए 24वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 42वें, सी 44वें, डी 35वें। इसका जवाब पॉज करके दें। इसका सही जवाब है जैसा कि अभी मैंने बताया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व मीन्स लिबर्टी या फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी के उद्देश्यों को जोड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली है। ए फ्रांस की क्रांति से, बी रूस की क्रांति से, सी अमेरिका के स्वतंत्रता घोषणा पत्र से, डी संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से। इसका सही जवाब दें पॉज करके। इसका सही जवाब है ए फ्रांस की क्रांति से। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी प्रभावित है, जो कि भारतीय संविधान में इस भावना को समाहित किया गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि अंतिम सवाल है। अंतिम सवाल है भारतीय संविधान का कौन सा भाग प्रेस की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस को सुनिश्चित करता है। इसका सही जवाब दें। ए आर्टिकल 21, बी आर्टिकल 20, सी आर्टिकल 19, डी आर्टिकल 18। पॉज करके जवाब दें। इसका सही जवाब है सी आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के अंतर्गत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और उसी के अंतर्गत फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात भी कही गई है। तो इस प्रकार मैंने इस वीडियो में 10 सवाल की चर्चा की जो कि सभी कुछ मौलिक अधिकार से हैं। मतलब देखा जाए तो संविधान के भाग 1 से लेकर 5 तक से जुड़े सवाल थे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।